हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो क्लास 9 मैथ्स का है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यूक्लिड ने ज्योमेट्री के बारे में क्या क्या कहा है वो इस टॉपिक में पूरा दिया हुआ है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, 3 से 4 पन्ने का। एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा टॉपिक है ये, और एक ही वीडियो में हम इसको आज फिनिश कर देंगे और सारे एग्जाम्पल्स भी इसका देख लेंगे कि ये यूक्लिड ज्योमेट्री आखिर है क्या। तो चलिए बिना समय को गवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 9th क्लास 10th का एक एक वीडियो आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी आप अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी को बुक को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम पूरे एनसीईआरटी को फॉलो करके ही ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें देखना है कि ज्योमेट्री आखिर क्या चीज़ है। तो चलिए ज्योमेट्री को समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ज्योमेट्री को समझ में आना चाहिए। तो ज्योमेट्री को अगर देखेंगे तो ये 2 वर्ड से बना है, जियो प्लस मेट्री। यानी ये ग्रीक वर्ड है फ्रेंड, जियो, और दूसरा है मेट्रियन। ठीक है, मेट्रियन से बना है मेट्री। तो जियो मतलब होता है फ्रेंड अर्थ, और मेट्रियन मतलब होता है मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज ज्योमेट्री। तो फ्रेंड, सिर्फ अर्थ के मेजरमेंट करने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज नहीं करते हैं। ज्योमेट्री एक्सटेंसिवली बहुत सारे फील्ड में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डिजाइनिंग, आप कार की डिजाइनिंग देख लीजिए, चाहे कपड़े की कटिंग तक करते हैं उसमें भी हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योमेट्री सिर्फ आपके अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये हर जगह ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए ज्योमेट्री का क्या डेफिनेशन हो सकता है ये हम लोग देखते हैं। तो ज्योमेट्री है आखिर क्या? ज्योमेट्री है मैथमेटिक्स का एक पार्ट। फ्रेंड, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम कुछ चीजों का स्टडी करते हैं। तो चलिए, ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about, अब क्या क्या स्टडी करते हैं वो देखते हैं। पॉइंट्स, वी स्टडी अबाउट पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रेज, सरफेस, shape and figures etc. तो फ्रेंड, ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रेज के बारे में, सरफेस के बारे में, शेप के बारे में, और डिफरेंट फिगर्स के बारे में। तो चलिए ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं उसके बारे में समझा। अब चलिए हम लोग जानते हैं यूक्लिड कौन थे और यूक्लिड ने कौन सी ज्योमेट्री हमारे सामने प्रेजेंट की। चलिए देखते हैं। फ्रेंड, देखते हैं यूक्लिड कौन थे। लेकिन यूक्लिड से पहले मैं एक छोटी कहानी आपको बताना चाहता हूं कि जो ज्योमेट्री है फ्रेंड, ज्योमेट्री कोई आज की चीज नहीं है। मैथमेटिक्स का ये पार्ट कोई आज हाल फिलहाल 50, 100 साल, 200 साल पहले का नहीं है फ्रेंड। ये 300, 4000, 5000 BC पहले से ये चीजें चली आ रही हैं। लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ज्योमेट्री को धीरे धीरे डेवलप करते चले आए हैं फ्रेंड। चलिए, यूक्लिड का जन्म, ही वॉज बॉर्न अराउंड 300 BC इन ग्रीस। 300 BC के अराउंड इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन थे फ्रेंड, और he organized geometry
in very logical and systematic way। इन्होंने ज्योमेट्री को फ्रेंड बहुत ही लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में डेवलप किया। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड हिम द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसी वजह से इनको फ्रेंड फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं यूक्लिड को। चलिए, तो यूक्लिड से रिलेटेड और भी चीजें हैं जो हम यहाँ पे आपको अभी बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ज्योमेट्री पर इन्होंने एक बुक लिखी और बुक का नाम है एलिमेंट। ही रोट अ बुक ऑन ज्योमेट्री is called एलिमेंट। बुक का नाम क्या है फ्रेंड? एलिमेंट। एलिमेंट बुक इन्होंने लिखा। इस बुक में फ्रेंड 13 चैप्टर्स थे। देयर वर 13 चैप्टर्स। इसी चैप्टर को इन्होंने बुक का भी नाम दिया, 13 चैप्टर्स और बुक। आप कहेंगे कि बुक के अंदर बुक, हाँ, तो इन्होंने चैप्टर को बुक भी बोला था फ्रेंड। तो देयर वर 13 चैप्टर्स और बुक इंक्लूडेड इन इट। इसमें 13 चैप्टर्स इंक्लूड थे फ्रेंड। ठीक है, अब इस बुक को समझाने के लिए, जो एलिमेंट बुक यूक्लिड ने लिखा था, इसको समझाने के लिए कुछ चीजों का इन्होंने सहारा लिया था, कुछ चीजें इन्होंने यूज की थी। तो वो चीजें क्या क्या थी वो हम लोग देखते हैं। He used some steps to make understand geometry। तो क्या क्या उन्होंने स्टेप लिया था वो स्टेप हम देख रहे हैं फ्रेंड। तो वो स्टेप हम लोग यहां पे लिखते हैं। पहला है डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम। ठीक है फ्रेंड, तो जो ज्योमेट्री थी, तो ज्योमेट्री को समझाने के लिए इन्होंने 4 स्टेप्स का सहारा लिया और वो स्टेप्स थे डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट एंड थ्योरम। तो फ्रेंड, अब डेफिनेशंस क्या है, एक्सियोम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, थ्योरम क्या है, इसको हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, यूक्लिड ने एलिमेंट में 23 डेफिनेशंस दिए हैं। तो डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। डेफिनेशंस, यूक्लिड गेव 23 definitions in element। ठीक है फ्रेंड, 23 डेफिनेशन दिए थे। अब कौन कौन से डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है आपके बुक के लिए, आपके चैप्टर के लिए, हम वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है फ्रेंड पॉइंट। पॉइंट किसे बोलते हैं फ्रेंड? सबसे पहले आपको पॉइंट समझना होगा। तो पॉइंट वो है जिसका कोई भी पार्ट ना हो। तो पॉइंट इज दैट which has no part। नो पार्ट कहने का मतलब क्या है फ्रेंड? which has no dimension भी बोल सकते हैं हम इसको। तो a point is that which has no part। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, डॉट ऑन अ पेपर। अब हमने डॉट लगाया फ्रेंड, तो डॉट लगाने पे आपको यहां पे कोई पार्ट आपको दिख रहा है क्या? कहने का मतलब आपको लग रहा है कि इस डॉट में कोई डायमेंशन है? नहीं। तो फ्रेंड, तो
ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट में बताया गया कि पॉइंट में कुछ भी पार्ट नहीं होता है, यानी उसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, उसे पॉइंट कहा गया है। तो ये यूक्लिड ने कहा था फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, आगे है लाइन। लाइन के बारे में यूक्लिड ने कहा कि लाइन जो है वो ब्रेडथलेस लेंथ है फ्रेंड। क्या है? जिसमें चौड़ाई नहीं होती है वैसी लेंथ है। तो लाइन के बारे में क्या बोला गया है, द लेंथ इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। मतलब ऐसा लेंथ जिसमें ब्रेड्थ नहीं है। आप देखेंगे इसमें ब्रेड्थ नहीं है, सिर्फ लेंथ है, ओनली लेंथ नो ब्रेड्थ। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओनली लेंथ नो ब्रेड्थ। तो लाइन के बारे में क्या कहा गया, लाइन जिसमें लेंथ तो है लेकिन ब्रेड्थ नहीं है। तो लाइन इज अ लेंथ दैट इज ब्रेडथलेस। ठीक है फ्रेंड। तो हम दो चीजें सीखे डेफिनेशन में। एक हमने देखा पॉइंट, दूसरा देखा हमने लाइन। अब हम लोग देखेंगे एंड पॉइंट। फ्रेंड अब एंड पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एंड पॉइंट किस में होता है, लाइन सेगमेंट में होता है फ्रेंड। तो लाइन सेगमेंट आपने देखा होगा, एक लाइन होती है, लाइन में अगर कोई हम पार्ट निकाल लेते हैं तो उसमें दो एंड पॉइंट मिलता है। तो ये एंड पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है कि एंड पॉइंट क्या है। तो क्या है, द लाइन सेगमेंट, इसको हम ब्रैकेट में लाइन सेगमेंट को लिखते हैं फ्रेंड, टर्मिनेटेड लेंथ या टर्मिनेटेड लेंथ। ये यूक्लिड ने कहा था फ्रेंड, टर्मिनेटेड लेंथ। लेकिन हम लोग आज क्या यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट होंगे, टू एंड पॉइंट होंगे। जैसे हमने यहां से इसको कट किया, एक पार्ट निकाला ए बी, तो ए बी इज अ line segment in which A and B are end points। ठीक है फ्रेंड। तो एंड पॉइंट हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा पॉइंट, फिर हमने सीखा लाइन, अब हम देख रहे हैं एंड पॉइंट। अब अगला हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड अगला है अपना स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है फ्रेंड, अगर दो पॉइंट आपके पास दिए गए हैं फ्रेंड, तो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी तक पहुंचने में सबसे कम समय, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा। क्या हम इस तरीके से जाएं ए से बी पर, या इस तरीके से जाएं ए से बी पर, या ए से बी पर इस तरीके से जाएं। तो आपने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो जल्दी, मतलब कम समय में, और सबसे छोटा डिस्टेंस ए से बी तक पहुंचने में हमें लगता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा जो हमें कम समय में ए से बी तक पहुंचा दे या कम दूरी तय करे। यानी तो स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिससे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा फ्रेंड। ठीक है। तो हमने अभी तक देखा पॉइंट, फिर हमने सीखा लाइन, फिर हमने देखा एंड पॉइंट, अब हमने देखा स्ट्रेट लाइन। अब आगे हम लोग देखेंगे सरफेस।
फ्रेंड सरफेस किसको बोलेंगे? अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे तो बोर्ड में आपको ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल ये सरफेस ही तो है, या टेबल का टॉप आप देख लीजिए वो क्या है? सरफेस है। तो सरफेस में आपको क्या दिखेगा? सरफेस में दिखेगा आपको लेंथ और सरफेस में दिखेगा ब्रेड्थ। ठीक है फ्रेंड, अतः इसमें क्या आपको सरफेस में हाइट दिख रही क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? सरफेस हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो हाइट। बट नो हाइट। ठीक है फ्रेंड, तो सरफेस में हमने देखा सरफेस में लेंथ होता है, सरफेस में ब्रेड्थ होता है, लेकिन सरफेस में हाइट नहीं होती है, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है। अब इसमें देखेंगे जो एजेज होते हैं सरफेस में, उसको अगर आप एजेज को ध्यान से देखेंगे तो एजेज क्या दिखेगा आपको? एजेज एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो हम क्या लिखेंगे? द एजेज ऑफ द सरफेस आर लाइन, EDGES, edges of the surface are lines। क्या है वो edges? क्या है ये edges को देखेंगे तो ये edges लाइन है। जैसे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ये सरफेस है, सरफेस का ये एज है, ये भी एज है, ये एज है, एज है। तो एज कैसा दिख रहा है आपको? एज लाइन की तरह दिख रहा है, यही हमने लिखा द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ डेफिनेशन यूक्लिड ने दिया था जो हमारे चैप्टर के हिसाब से हैं। तो जो स्टेप था डेफिनेशन का, डेफिनेशन हमने कंप्लीट अपना यहाँ किया। अब इसके बाद डेफिनेशन के बाद आता है एक्सियोम। तो अब हम लोग एक्सियोम की तरफ चलते हैं और एक्सियोम को समझते हैं कि ये आखिर एक्सियोम क्या है। तो फ्रेंड डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं एक्सियोम की तरफ। ये एक्सियोम क्या है? तो फ्रेंड एक्सियोम एक स्टेटमेंट है जिसको सही मान लिया गया, स्टेटमेंट दिया गया उसको सही मान लिया गया, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया गया। ठीक है, तो एक्सियोम ऐसा स्टेटमेंट है जिसको बिना प्रूव किए सही माना गया। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन है। हम लोग यहां पे इसको लिख देते हैं। एक्सियोम्स आर द स्टेटमेंट which are accepted true without get proved। विदाउट गेट प्रूव्ड, बिना प्रूव किए इस स्टेटमेंट को सही मान लिया गया और उसको एक्सियोम नाम दिया गया। तो फ्रेंड एक्सियोम क्या है वो तो हम लोग अभी देख लिए, और कौन कौन से हैं एक्सियोम वो भी हम इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और जानते हैं कि ये जो एक्सियोम्स यूक्लिड ने दिया है फ्रेंड, ये कंप्लीट होल मैथमेटिक्स पे अप्लाई होता है। ये सिर्फ ज्योमेट्री पे अप्लाई नहीं होता है, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स पे अप्लाई होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। एक्सियोम्स आर अप्लाइड on whole mathematics। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये एक्सियोम का हमने डेफिनेशन आपको बताया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से एक्सियोम हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सियोम है फ्रेंड, पहला थिंग्स which are equal to same things are equal to one another। क्या रहा है फ्रेंड? जो पहला एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। ठीक है, जैसे सेम थिंग हम मान लेते हैं कि एक थिंग है सी, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ये सेम थिंग है सी। अब मान के चलिए सी के इक्वल में है ए और इसी के इक्वल में है बी।
ठीक है, तो a इक्वल्स टू सी, हमने माना a इक्वल्स टू सी, फिर b इक्वल्स टू सी। तो क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये दोनों सी के बराबर है तो ये a और b भी तो आपस में बराबर होंगे, तो यानी a इक्वल्स टू b हम लोग ये बोल सकते हैं। यानी ये C के बराबर में A है और B है, तो कहने का मतलब A और B आपस में बराबर होंगे। इसको कहीं से भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, इसलिए ये क्या है, एक्सियोम है। ठीक है फ्रेंड, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। आपको जितने भी एक्सियोम मैं बता रहा हूं फ्रेंड, ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले एक्सियोम की तरफ चलते हैं। दूसरा है फ्रेंड, इफ equals are added to equals the whole are equal। ठीक है फ्रेंड, जब इक्वल में जैसे 5 है और 5 इक्वल है 5 के, ठीक है, अब इसी में हम दोनों में हम क्या करते हैं, इक्वल ऐड करते हैं। तो जैसे 5 है, 5 में हमने ऐड किया 3 और इधर भी 5 में ऐड किया 3, तो यही कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड, इक्वल ऐड कर रहा हूं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो हमने इक्वल्स में इक्वल ऐड किया तो हमें क्या मिला, होल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो होल यहां पे है 8 और यहां भी 5 + 3 8, तो होल्स विल बी इक्वल, 8 इक्वल्स टू 8। तो ये आपका सेकंड एक्सियोम है फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड एक्सियोम की तरफ। थर्ड है फ्रेंड, सेम, उसमें ऐड किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर will be equal। अब देखिए, if equals are subtracted from equal, तो कोई इक्वल है 5 5 और दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल, तो मान के चलिए 5 में से हमने 2 इधर माइनस किया और 5 में से 2 इधर माइनस किया। ठीक है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर क्या आएगा, 5 - 2, यहां आएगा 3, यहां क्या आएगा 3, तो द रिमाइंडर विल बी इक्वल। आप देखेंगे रिमाइंडर क्या आया, इक्वल आ गया। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर विल बी इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा तीसरा एक्सियोम है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड, थिंग्स which coincides with one another are equal to one another। थिंग्स विच coincide with one another, यानी एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से कवर कर ले। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों चीजें आपस में बराबर मानी जाएगी। तो वही कह रहा है, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, वो आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये अपना थर्ड एक्सियोम हो गया फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट एक्सियोम की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड, द होल is greater than the part। the whole is greater than the part। whole हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की फ्रेंड और यहां से हमने एक पार्ट निकाला ए बी, यानी लाइन सेगमेंट, तो क्या ये लाइन सेगमेंट से बड़ा होगा ना, ये लाइन, यानी पार्ट जो होगा हमेशा किसी चीज का हमेशा छोटा होगा। तो वही कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो हमने अभी तक 5 एक्सियोम पढ़े, अब हम लोग और 1-2 है उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, थिंग्स विच आर
double of the same things are equal to one another। कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो जैसे डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे a बराबर है 2c, b बराबर है 2c, तो हो गया ना, डबल ऑफ द सेम थिंग का डबल हो गया। ठीक है, अब a के बराबर भी 2c है और b के बराबर भी 2c है, तो हम क्या बोलेंगे, a बराबर b बोलेंगे। यानी जैसा आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट था उसी से मिलता जुलता है, बस इसमें डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट आपके पास एक एक्सियोम है, उसको भी कर लेते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स of the same thing are equal to one another। क्या होगा, सेम थिंग का हाफ कर देना है, यानी c/2। अब मान के चलिए कि c/2 इक्वल्स है a और यहां c/2 इक्वल्स टू है b। ठीक है, तो वही कह रहा थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग का हाफ कर दिए, तो उसके बराबर है अगर a और उसी के बराबर है b, तो हम क्या बोलेंगे, a इक्वल्स टू b। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ सिंपल से आपके 7 एक्सियोम थे जो हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने सारे एक्सियोम को कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सियोम के बाद जो अगला स्टेप अपने पास आता है वो आता है पोस्टुलेट्स का। तो अब पोस्टुलेट्स क्या है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए समझते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या है। तो फ्रेंड, जैसे हमने एक्सियोम को बताया था कि वो एक स्टेटमेंट है और विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट किए जाते हैं, सेम वैसे ही पोस्टुलेट भी एक स्टेटमेंट है जिसको विदाउट प्रूफ ही एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ये ज्योमेट्री के स्पेसिफिक रूल होते हैं, वो ज्योमेट्री के स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन पोस्टुलेट्स क्या है, ज्योमेट्री के स्पेसिफिक रूल हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके डेफिनेशन को। पोस्टुलेट्स are the statement, postulates are the statement which is accepted true without get proved, but it is specific rule of geometry। ठीक है फ्रेंड, ये चीज जो है स्पेसिफिक रूल ऑफ ज्योमेट्री, यही चीज पोस्टुलेट को एक्सियोम से अलग बनाती है फ्रेंड। तो क्या है पोस्टुलेट? पोस्टुलेट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्ट किया गया है विदाउट प्रूफ, ये भी ट्रू है, लेकिन ये स्पेसिफिक रूल है ज्योमेट्री का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कुछ पोस्टुलेट्स जो हमारे सिलेबस के अनुसार है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, a straight line may be drawn from one point to another point। ठीक है फ्रेंड, जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यही है आपका पोस्टुलेट 1। क्या है? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, ने कहा था कि एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इस चीज को उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिकली सिर्फ एक ही लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है।
ठीक है फ्रेंड, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पहला पोस्टुलेट है। चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. यहाँ terminated line कहने का मतलब क्या है? जिसके एंड पॉइंट्स हो, यानी लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, मैंने पीछे आपको बताया था, मैंने ब्रैकेट में एंड पॉइंट जो लाइन सेगमेंट था उसके ब्रैकेट में लिखा था कि टर्मिनेटेड लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म यूज किया था यूक्लिड ने। ठीक है, अब उसको हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि पोस्टुलेट में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। तो ये जो टर्मिनेटेड लाइन है इसको हम आगे इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यही उन्होंने यहाँ पे पोस्टुलेट दिया है। ठीक है, तो पहला अपना देख लिया, दूसरा है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। दो हो गए, अब चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है फ्रेंड, ये तो सब में कॉमन ही रहेगा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ये थर्ड पोस्टुलेट है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। फ्रेंड, जो अगला पोस्टुलेट है फ्रेंड, फोर्थ, उसमें क्या है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स and the formed interior angle of the same side is less than 180 degree, and if we extend the line indefinitely the lines meets at a point। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा कि जैसे एक लाइन है, उसने दो लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, जैसे हमने पी क्यू एक लाइन है, आर एस दूसरी लाइन है, और ए बी जो है इसको इंटरसेक्ट किया। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो इंटीरियर लाइन एंगल है ये, ठीक है, तो ये दोनों का सम क्या है, जैसे हमने इसको मान लिया L और M, यानी L प्लस M का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। L और M का सम कितना होगा, लेस देन 180 डिग्री। और अगर हम इस लाइंस को आगे हम एक्सटेंड करें तो क्या होगा, एक जगह ऐसा आएगा जहां ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा है उसको हमने बताया। तो क्या होगा कि ऐसे में क्या होगा, इंटीरियर एंगल अगर लेस देन 180 डिग्री बनता है तो लाइंस को बढ़ाने पर एक एक्सटेंट पे वो क्या होगा, आपस में कन्वर्ज कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट पोस्टुलेट फ्रेंड। चलिए आगे की तरफ। तो फ्रेंड, हमने एक्सियोम को भी कंप्लीट कर लिया, हमने पोस्टुलेट्स भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप है जिसको हमने थ्योरम नाम दिया था। ठीक है, तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, एक्सियोम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने पोस्टुलेट कर दिया। अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं थ्योरम क्या है। तो फ्रेंड, जो दो डिस्टिंक्ट लाइन होंगी, दो अलग अलग लाइन होंगी, उनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा फ्रेंड। टू डिस्टिंक्ट लाइन हैव
वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव more than one point in common। फ्रेंड, दो अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट कॉमन हो सकता है? एक पॉइंट कॉमन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन हुआ तो क्या होगा, देखते हैं फ्रेंड। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये, इनका ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट कॉमन होंगे? अगर आप देखेंगे तो ये और ये आपस में मिल सकता है, यानी एक लाइन अगर ये है तो दूसरा लाइन ऐसा हो सकता है, तो ये पॉइंट आपका कॉमन हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन हुआ तो क्या होगा? तो एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन होने पर एक लाइन दूसरे के ऊपर लाई कर जाएगी। ठीक है, लाई कर जाएगी तो क्या इस लाइन का अलग नाम देंगे, इस लाइन का अलग नाम देंगे? नहीं, दोनों का नाम सेम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट लाइन जो है दो पॉइंट पर कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है, ट्रांजैक्ट नहीं कर सकती है फ्रेंड। ठीक है, तो वही हमने लिखा, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि लाइन किससे बनी रहती है? लाइन तो पॉइंट से ही बनी रहती है, और अगर दो पॉइंट तीन पॉइंट इस पे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा? लाइन लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और लाइन लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो लाइन अलग नहीं रहेंगी, वो लाइन एक ही मानी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन पॉइंट हो सकता है? सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो सकता है। यही हमने लिखा, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। चलिए इसको हम लोग और डिटेल में प्रूफ करते हैं। कैसे है ये प्रूफ? इस चीज का हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं, सपोज टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट P एंड Q। हमने क्या माना कि दो डिस्टिंक्ट लाइन जो है P और Q पर इंटरसेक्ट किया। ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, लेकिन हमने इसको अभी माना है ऐसा। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्सियोम था उसने क्या कहा था? एक्सियोम में क्या कहा गया था? एक्सियोम में कहा गया था कि बिटवीन टू पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। हमने ये एक्सियोम में पढ़ा था। तो क्या कह रहा था? वी नो दैट to only one straight line can pass through only one straight line can pass through two distinct line। हमने ये पढ़ा था एक्सियोम में कि एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से बन सकते हैं, लेकिन हमने माना था कि टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। तो जो हमने माना, इस एक्सियोम को अगर हमें ध्यान देना है, ध्यान दिए हैं, तो इस एक्सियोम से अगर हमने जो लर्न किया है तो उससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो हमने माना है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट P एंड Q, ये तो गलत हो गया फ्रेंड। नीचे जगह नहीं था तो हमने उसको मिटा दिया, हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। तो फिर से हम आपको समझा रहे हैं, सपोज टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट P एंड Q, जो कि पॉसिबल नहीं, लेकिन हमने इसको माना। लेकिन जो एक्सियोम था वो क्या कह रहा था? एक्सियोम कह रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है टू पॉइंट से। ठीक है, टू पॉइंट से ज्यादा हम कितना बना सकते हैं? ओनली वन स्ट्रेट लाइन हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या देखा? इससे हमने देखा कि जो हमारा माना हुआ एजम्पशन था वो क्या है? गलत हो गया। द एजम्पशन is wrong। ठीक है, so we can say is wrong, hence it is proved, it is
proved that two distinct line cannot have one point in common। ठीक है फ्रेंड, तो इसके साथ ही हमने थ्योरम भी आपको कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ। फ्रेंड, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है फाइंड ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। आपको रीजन भी बताना है कि ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। पहला क्वेश्चन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फ्रेंड, ट्रू और फॉल्स आप पॉज करके इसका आंसर हमें दीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फ्रेंड, कोई पॉइंट है ये, इससे हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इससे हम इनफाइनाइटली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, सॉरी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यानी एक सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट कहा गया कि ओनली वन लाइन कैन पास, तो ये गलत है। मेनी यानी कि इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फ्रेंड, आपने एक्सियोम पढ़ा था, पोस्टुलेट पढ़ा है, तो उसको याद कीजिए और आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो उसमें क्या था? ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन विद टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अगर एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ करनी पड़े तो होगी ही नहीं, वो उसी लाइन पे आएगी। ठीक है, तो क्या होगा? तो जो हमने एक्सियोम पढ़ा था उसमें क्या है? ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन विद टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो फ्रेंड, ये पोस्टुलेट आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने बताया था कि जो लाइन सेगमेंट है वो आप इनडेफिनेटली बोथ साइड्स आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू। ठीक है, तो एज पर पोस्टुलेट a terminated line can be produced indefinitely on both sides, so this statement is true. Next, friend, अगला क्वेश्चन है if two circles are equal then their radii are equal. friend, ये एक पोस्टुलेट पे बेस्ड है, लेकिन वो पोस्टुलेट मैं आपको बताना भूल गया। आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट आप जो पीछे आपका नोट था उसमें आप मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हमसे गलती हो गई। चलिए, क्या है पोस्टुलेट? एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय अ सेंटर एंड अ रेडियस। ठीक है, एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय अ सेंटर एंड अ रेडियस, ये एक पोस्टुलेट है फ्रेंड, ये मैं बताना भूल गया था, आप उसको मेंशन कर लीजिए। इसी पर बेस है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। सर्कल फ्रेंड सेम है, तो सर्कल सेम कब होगा? सर्कल सेम तब होता है जब उनके रेडियस सेम हो। मतलब रेडियस का जो साइज है वो दोनों ही सर्कल में अगर सेम होगा तो सर्कल भी सेम होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हम क्या बोलेंगे? इफ रेडियाई इज इक्वल इन बोथ द सर्कल देन द सर्कल विल ऑल्सो बी इक्वल इन साइज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब यहां कह रहा है ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो हमने जो एक्सियोम पढ़ा था, इफ टू थिंग्स आर इक्वल विद सेम थिंग्स देन
वन अनदर विल ऑल्सो बी इक्वल। ये हमारा पहला एक्सियोम था। तो उस एक्सियोम को याद कीजिए कि जिसमें दो चीजें एक दूसरे के समान है, यानी यहां देखेंगे पी क्यू ए बी के बराबर है, यहां पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। जब पी क्यू ए बी के भी बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो हम बोल ही सकते हैं जो हमारा पहला एक्सियोम था उसके अनुसार हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। क्योंकि वो स्टेटमेंट क्या था, इफ टू थिंग्स आर इक्वल विद सेम थिंग्स देन द थिंग्स विल बी इक्वल विद वन अनदर। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई इज करेक्ट। बिकॉज क्यों ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ड्यू टू द एक्सियोम फर्स्ट। जो हमारा एक्सियोम था उसके बेस पर हमने इसको ट्रू बोला। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में है पहला पैरेलल लाइन। आपको डेफिनेशन देना है। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जैसे ये एक लाइन है और दूसरा एक लाइन है, और दोनों कभी भी आगे बढ़ते रहे और कभी भी दोनों साइड में जाने के बाद भी कभी ना मिले, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो क्या बोलेंगे, इफ टू लाइंस आर इन सेम प्लेन are in same plane but never intersect, कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं। perpendicular line, if two lines intersect and makes an angle of 90 डिग्री। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे और 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन इस तरीके से इस पे ड्रॉ हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है ए बी और ये बी सी। तो बोलेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। चलिए आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है फ्रेंड, द पार्ट ऑफ लाइन which has two end points, the part of line which has two end points। ये मान के चलिए एक लाइन है जो दोनों साइड में बढ़ती चली जा रही है और इसमें हमने ये पार्ट निकाल लिया ए बी। तो ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी यहाँ पर है फ्रेंड लाइन सेगमेंट। तो द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट, तो ये दोनों एंड पॉइंट हो गए, इसीलिए इनको क्या बोला गया, लाइन सेगमेंट बोला गया। नेक्स्ट है फ्रेंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, द डिस्टेंस फ्रॉम center to any part of the circle is called radius। ठीक है फ्रेंड, जैसे एक सर्कल है, ठीक है फ्रेंड, ये एक सर्कल है और यहां एक सेंटर है। तो इस सेंटर से किसी भी पार्ट, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर, जहां मन करे वहां चले जाओ, तो उस पॉइंट से सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर इक्वल टू रेडियस।
तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। नेक्स्ट है फ्रेंड स्क्वायर। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? तो स्क्वायर आप देखेंगे तो स्क्वायर एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड बराबर होते हैं, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये हमने जो आपके एक्सरसाइज में कुछ डेफिनेशन था फ्रेंड, वो हमने आपको बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है अपना, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पहला है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये एक पोस्टुलेट दिया गया है। दूसरा पोस्टुलेट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट। अब कह रहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टर्म है जो अभी अनडिफाइंड है, अब तक अनडिफाइंड है फ्रेंड। ठीक है, तो डू दिस, और वो कौन कौन से टर्म है? जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो हम बोलेंगे यस। तो हम लोग इसको मिटाते हैं ऊपर से, यहां पहली लाइन मिटाते हैं जो क्वेश्चन का है, और यहां लिखते हैं हम लोग आंसर। पहले का आंसर दे रहे हैं यस, सम अनडिफाइंड टर्म जैसे पॉइंट, लाइन, प्लेन। तो जो हमारा ये 2 पोस्टुलेट दिया गया है, इसमें हमारे आंसर है पॉइंट और लाइन, ये दोनों डिफाइन नहीं है, ये दोनों अनडिफाइंड टर्म है ज्योमेट्री के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है इसमें, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या ये दोनों पॉइंट कंसिस्टेंट है, मतलब अपनी अपनी जगह है, इसको कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। तो यहां कह रहा है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। ठीक है, तो ए और बी 2 पॉइंट है और उसके बीच में एक सी पॉइंट, ये ऐसा कह रहा है। ये कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। जो सेम लाइन पर नहीं है, 3 पॉइंट हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सेम लाइन पे नहीं है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस, बिकॉज दे डोंट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, सो दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो दूसरे का आंसर, इसको मिटा के लिख रहा हूं मैं। यस, दे आर, ठीक है, कंसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? तो फ्रेंड ये डायरेक्टली यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये डेराइव्ड फॉर्म है। तो हम बोलेंगे नो, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। नो, दे डोंट फॉलो डायरेक्टली, बट इट इज डेराइव्ड। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू हाफ AB, एक्सप्लेन एंड ड्रॉ अ फिगर। एक्सप्लेन बाय ड्रॉ अ फिगर। एक फिगर को ड्रॉ करके आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक पॉइंट C को हम 2 पॉइंट A और B के बीच में हम डालते हैं। तो जैसे ये है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इसको हमने नाम दिया A, इसको नाम दिया हमने B, और इसके बीच में एक पॉइंट है C यहाँ। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि AC बराबर
बी सी, ठीक है, ये सी बी इक्वल्स टू बी सी दोनों इक्वल ही है। तो दिया है ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, अगर पूरा कंप्लीट ए बी लाइन लिखना है ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो अब हमें एक साइड तो ए सी चाहिए, दूसरी साइड ए बी चाहिए। तो ए बी तो अपने पास एक साइड है ही, अब ए सी प्लस बी सी है, इसको बनाना है हमें, क्या हमें बनाना है ए सी। तो हम क्या करेंगे, बी सी इक्वल्स टू ए सी है, तो बी सी की जगह यहाँ पे ए सी प्लेस कर देंगे। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी, ठीक है। बी सी की जगह हमने क्या रख लिया, ए सी, क्योंकि बी सी इक्वल्स टू ए सी है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2ac, ठीक है। अगर हम ए बी इक्वल्स टू 2ac करते हैं, चलिए इस साइड को, तो हम क्या करेंगे, ac को दूसरी साइड रहने देंगे और 2 को हम इधर की तरफ भेजेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी बाई 2 इक्वल्स टू ए सी। हमने ए सी को अकेला छोड़ दिया और 2 को क्या किया, इसके पास भेज दिया। तो 2 इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ए बी के पास आकर के ये डिवीजन के फॉर्म में आएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे कर लिख सकते हैं ना, ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी। और इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो कह रहा प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको साबित करना है, प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट में हैज सिर्फ एक वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये है ए, ये है बी और मिड पॉइंट यहां हमने सी ले लिया। तो हम क्या बोलेंगे, इन अ लाइन सेगमेंट ए बी सी इज द मिड पॉइंट। ये हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं फ्रेंड। इन लाइन सेगमेंट ए बी सी इज मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा फ्रेंड, देन ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, दिस मच इज इक्वल टू दिस मच। और जब ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया तो कहने का मतलब क्या है, सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन 2 equal halves. So it is proved that every line segment has one and only one midpoint। क्योंकि एक से ज्यादा मिड पॉइंट होगा तो फिर क्या होगा, 2 इक्वल हाफ बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है इसने कंप्लीट लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि एवरी लाइन सेगमेंट में वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Universal truth क्यों माना जाता है? Note that the question is not about the fifth postulate, ठीक है। तो चलिए क्यों मानते हैं axiom 5 को हम universal truth? तो क्या है axiom? Axiom है things which are equal to same thing are equal to one another। ये हमने एग्जियोम पढ़ा था, यानी कि सेम थिंग है जैसे C, ठीक है। और A जो है C के बराबर था और B भी C के बराबर था। तो कहा ना हमने कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स जैसे A और B ये थिंग्स हैं सेम थिंग के इक्वल है, तो क्या होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो A इक्वल्स टू B हम लोग बोल सकते थे। चूंकि ये जो एग्जियोम है ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं हर जगह अप्लाई होता है, ये फिजिक्स में भी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, इट इज नॉट अप्लाइड
in maths, but physics also, so we assume it a universal truth. तो फ्रेंड, हमने 5.1 जो चैप्टर था यूक्लिड ज्योमेट्री के हर एक कंसेप्ट को समझाते हुए मैंने पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको आसान लगा है, चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल लगा है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू।